हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दी एजुकेशन फैकल्टी पे बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग अपने एनसीईआरटी के अगले भाग को बारे में बात करेंगे। तो हमने एनसीईआरटी के बारे में पिछले लेक्चरों में देखा है कि लगभग में 2 लेक्चर हो चुके हैं। तो दोनों लेक्चरों में हमने एक क्रमिक विकास को लेकर चला है। ठीक है, तो हमने पाषाण काल से लेकर एकदम सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात किया और मोहनजोदड़ो के बारे में बात किया था। ठीक है, तो आज हम लोग उसके अगले हेडिंग के बारे में बात करेंगे। जो आपका हेडिंग है वो है शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी, कि वहाँ पर जो लोग थे, निवासी जनसंख्या जो थी, वो किस प्रकार से शिल्प उद्योग का कार्य कर रहे थे और शिल्प उद्योगों का कार्य किसके लिए किया जा रहा था। क्या वो आभूषण बनाने के लिए किया जा रहा था, या फिर वो आपके औजार बनाने के लिए किया जा रहे थे, या फिर वहाँ पर व्यापार करने के लिए किया जा रहा था। तो इस प्रकार की चीज़ें जो हैं, ईट जो मनके बनाने के कारखाने हैं, वो किस लिए प्रयोग किया जा रहा था। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को इस हेडिंग में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन और सही तरीके से कर रहे होंगे। तो जो लोग नए हैं चैनल पर वो लोग सब्सक्राइब कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर ले, और जो लोग पुराने हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे हम लोग मोटिवेट होकर और भी चीज़ें अच्छी अच्छी आप लोगों के लिए लेकर आएँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि भारतीय इतिहास भाग 1 के ईंट मनके तथा अस्थियाँ हड़प्पा सभ्यता भाग 2 के बारे में हम लोग बात करेंगे आज। ठीक है, तो जो आपकी पहली हेडिंग है वो है आपकी शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। ठीक है, शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। आप लोग पुस्तक रखे होंगे तो आप लोग वहाँ पर कुछ चीज़ों को देखिए मैप में, चित्र नंबर 1 में, कि उसमें चन्हुदड़ो कहाँ है, लोथल कहाँ है, फिर धौलावीरा कहाँ है, फिर नागेश्वर और बालाकोट कहाँ है। ठीक है, चलिए हम लोग उसको पहले चिन्हित करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग शिल्प उद्योगों के बारे में जानकारी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों की पुस्तक हो गई। आप लोग पुस्तक को हमेशा अपने पास रखा करिए, जिससे आप लोगों को स्टडी करने में, पढ़ाई करने में थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चित्र संख्या जो 1 है उसको आप देखिए। ठीक है, यहाँ पर एकदम शुरुआत में ही होगा जिसको हमने बात किया था, ये वाला जो चीज़ है, ये वाला। इसमें देखिए, इसमें चन्हुदड़ो कहाँ है, फिर धौलावीरा कहाँ है, लोथल कहाँ है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर नागेश्वर और बालाकोट को भी चिन्हित करिए। ठीक है, आप देखेंगे कि यहाँ पर चन्हुदड़ो है, ये चन्हुदड़ो दिख रहा है आपको, ये वाला चन्हुदड़ो है। फिर इसके बाद आप देखिए यहाँ पर धौलावीरा है, ये धौलावीरा वाला क्षेत्र है, ये धौलावीरा है। फिर ये नागेश्वर है, नागेश्वर, और ये लोथल है। ठीक है, ये लोथल है। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखिए, और जो नागेश्वर था और बालाकोट, बालाकोट यहाँ पर है। ठीक है सॉरी। तो ये जो चीज़ें हैं, 1 का नंबर ये देख लीजिए, और 2 नंबर इसको ले लीजिए, तीसरे पे 3 नंबर ये हो गया आपका, 4 नंबर ये और 5 नंबर ये। अब इन जो 5 स्थल हैं, ठीक है, चन्हुदड़ो हो गया, बालाकोट हो गया, धौलावीरा हो गया, नागेश्वर हो गया, ठीक है, और लोथल हो गया। इन 5 का आप लोकेशन देखिए वो कहाँ पर है। ये आपका अरब सागर वाला क्षेत्र है, ये अरब सागर वाला क्षेत्र है, और बालाकोट और जो नागेश्वर ये अरब सागर के तट पर पाए जाते हैं। ठीक है, बालाकोट आपका पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, गुजरात वाले क्षेत्र में है। ठीक है, चन्हुदड़ो आपका वहाँ पर है, आप देखेंगे कि सिंध वाले क्षेत्र में है। और फिर इसके बाद देखिए कि धौलावीरा आपका गुजरात में पड़ता है, लोथल आपका गुजरात में पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग मैप में इसको एक बार चिन्हित कर लीजिए और देखिए, और यहाँ पर तब आप लोगों को समझ में आएगा कि ये शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारियाँ जो हैं वो किस प्रकार से थी। ठीक है, तो इन्होंने, विद्वानों ने माना है कि आप देखेंगे कि एक चन्हुदड़ो नाम का एक स्थल है। ठीक है, चन्हुदड़ो से आप देखेंगे कि झुकर झाकर संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, इसको अभी साइड करते हैं। तो यहाँ पर आप चन्हुदड़ो को एक बार चेक करिए। ठीक है, चन्हुदड़ो कहाँ पर है, चन्हुदड़ो। ठीक है, चन्हुदड़ो से आप देखेंगे कि यहाँ पर शिल्प उत्पादन बहुत ही बड़े पैमाने पर हो रहा था। शिल्प उत्पादन बड़े पैमाने पर था, बड़े पैमाने पर था। ठीक है, इस प्रकार से तो शिल्प उत्पादन यहाँ पर बड़े पैमाने पर था। तो ये कहाँ पड़ता है, ये सिंध वाले क्षेत्र में है। ठीक है, सिंध में है। ठीक, इनके खोजकर्ता के नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो शिल्प उत्पादन के कार्य यहाँ पर बड़े पैमाने पर मिल रहा था। ठीक है,
और यह मोहनजोदड़ो का 125 हेक्टेयर के लगभग में था। मोहनजोदड़ो बहुत ही बड़ा था, लेकिन चनहुदड़ो जो है वो 7 ही हेक्टेयर में था। ठीक है, उसका जो विन्यास है 7 हेक्टेयर में, ये एक मान के चलिए कि यहाँ पर एक छोटी सी बस्ती है, यहाँ पर ये 7 हेक्टेयर है। ठीक है, 7 हेक्टेयर की ज़मीन पर यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिली थी, और यही आपका चनहुदड़ो है। ठीक है, और यहाँ पर बड़े पैमाने पर शिल्प उत्पादन के कार्य देखने को मिले थे। और यहीं पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको जो श्रृंगार के सामान है, ठीक है, श्रृंगार के सामान, ठीक, श्रृंगार के सामान यहाँ पर देखने को मिलते हैं। झूकर झाकर संस्कृति, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन हम फिर भी आपको बता दे रहे हैं अपने तरफ से। झूकर झाकर, भारत में झूकर झाकर संस्कृति, ठीक है। और झूकर झाकर संस्कृति वाले जो लोग थे, वो लोग अपने कल्चर को लेकर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव थे। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे आभूषणों के उल्लेख मिले हैं, आभूषणों के साक्ष्य मिले हैं, आभूषण। फिर यहाँ पर बिल्ली का पीछा करते हुए बिल्ली के पंजे का निशान मिला है, शायद कुत्ते के पंजे का निशान मिला है, कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान, इस प्रकार से जो चीज़ें वहाँ पर देखने को मिली थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि जो चनहुदड़ो है, वहाँ पर बड़े पैमाने पर शिल्प कार्य देखने को मिल रहा था। मन के बनाने के कारखाने हैं, और यहाँ पर श्रृंगार के सामान है। ठीक है, तो हमने जो 5 आप लोगों को दिखाए थे, जो 5 वो हैं स्थल हैं, लोथल हो गया, धौलावीरा हो गया, और ये हो गया चनहुदड़ो हो गया, बालाकोट हो गया, नागेश्वर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम 5 स्थान के बारे में नाम लिख दे रहे हैं। ठीक है, चनहुदड़ो हो गया, यहाँ पर हम लोथल लिख दे रहे हैं, लोथल, धौलावीरा, बालाकोट, नागेश्वर। ठीक, ये जो चीज़ स्थल हैं, ये आपके अरब सागर के तट पर अवस्थित है। धौलावीरा थोड़ा सा अंदर है, लेकिन बाकी जो 4 चीज़ें हैं, चनहुदड़ो हो गया, लोथल हो गया, बालाकोट हो गया, नागेश्वर हो गया, तो ये जो 4 स्थल हैं, ये आपके जो अरब सागर के तट पर अवस्थित हैं। और इन चारों स्थलों में आप देखेंगे कि शिल्प कार्य जो है बड़े पैमाने पर था। लोथल तो आपका बंदरगाह ही है, ठीक है, बंदरगाह है। और यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिले थे, मन के बनाने कारखाने हैं, यहाँ से तराजू मिला है, फिर यहाँ से 3 युग्म समाधियाँ मिली हैं, और यहाँ पर एक डॉक यार्ड मिला है, यानी कि बंदरगाह मिला, उसको बनाने वाले पोत निर्माण का वहाँ पे भी मिला है। ठीक है, और धौलावीरा की जो जल निकासी प्रणाली है, वो भी बहुत उत्तम कोटि की है। और बालाकोट, नागेश्वर, ये 2 चीज़ें जो हैं, यहाँ पर आभूषण बनाने के कारखाने मिले हैं। ठीक है, आभूषण बनाने के कारखाने मिले हैं, मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। ठीक है, और इस तरह से आप देखिए कि यहाँ पर जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, यहाँ पर देखिए, और कौन कौन सी चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा था यहाँ पर। तो यहाँ पर जो शिल्प कार्य देखने को मिल रहे थे, और उसमें जो महत्वपूर्ण शिल्पकार हैं, ठीक है, मनके बनाने हैं, शंख की कटाई है, धातु कर्म है, मुहर निर्माण है, बाट बनाना, बाट अपमान है, जिसपे नाप तोल किया जाता था, वस्तुओं का वस्तु विनिमय किया जाता था, तो उसको बटखरा, जो गांव में बटखरा बोला जाता है, तो उस प्रकार की चीज़ें भी वहाँ पर देखने को मिल रही थी। ठीक है, तो वो जो आप देखेंगे कि नागेश्वर, बालाकोट, लोथल, धौलावीरा और जो एक चनहुदड़ो है, वहाँ पर ये सारे जो शिल्पकार हैं देखने को मिले थे। और मनके का निर्माण करने में जो पदार्थों का प्रयोग किया जा रहा था मनके के निर्माण करने में, उसमें आप देखेंगे कि कार्निलियन है। ठीक, उनका हम नाम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। आप इसको एक बार साइड कर देते हैं, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं जो मनके बनाने के में प्रयुक्त। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं मनके बनाने में प्रयुक्त, मनके के बनाने में प्रयुक्त सामान। ठीक है, तो ये किस किस चीज़ से जो शिल्प कार्य किए जा रहे थे, कार्निलियन। ठीक है, कार्निलियन, कार्निलियन का अर्थ क्या होता था कि ये लाल रंग का होता था। ठीक है, लाल रंग होता था। ठीक है, कार्निलियन जो है वो लाल रंग होता था। फिर इसके बाद देखिए जैस्पर है। जैस्पर एक प्रकार से आप देखेंगे कि ये
अब सेलखड़ी देखेंगे कि सेलखड़ी की तरह ये होता है, ठीक है। क्वार्टजाइट का एक प्रकार माना जाता है कि इसमें एक क्या बोलते हैं परतदार चट्टान का एक लक्षण है इसमें, ठीक है। जैस्पर हो गया, फिर इसके बाद देखिए स्फटिक है, स्फटिक भी इसी प्रकार का है। ये सारे के सारे जो है परतदार चट्टान परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं, ठीक है। स्फटिक है, क्वार्ट जो है, ठीक है, क्वार्ट जो है। फिर इसके बाद देखिए और सेलखड़ी है, सेलखड़ी, सेलखड़ी भी तो आपका परतदार चट्टान है, जिसमें आप देखेंगे कि वो थोड़ा सा एकदम रंगीन कलर का होता है, एकदम परतदार चट्टान की तरह होते हैं, और उसको आप फोड़ेंगे, जब उसको तोड़ेंगे तो वो एकदम चूरा चूरा बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें आप देखिए कि वहाँ पर कितने बड़े पैमाने पर जो चनहुदड़ो है, लोथल है, धौलावीरा है, बालाकोट है, नागेश्वर है, वहाँ पर जो मनके बनाने में प्रयुक्त हो रहे हैं सामानों का प्रयोग हो रहा है, फिर श्रृंगार के साधन मिल रहे हैं, शिल्प उत्पादन बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है। तो इससे आप इस तरह से एक अंदाज़ा लगा कर देखिए कि जो चीज़ें हैं वहाँ पर कि क्या उनका व्यापार हो रहा था, और हाँ उनका व्यापार हो रहा था और व्यापार होगा, ठीक है। तो आप एक बार यहाँ पर ये सोच कर देखिए, एक बार अनुमान लगाइए, अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पर जो शिल्प कर्म हो रहे थे, जो उद्योग धंधे हो रहे थे, वो कितने बड़े पैमाने पर और कितने सिस्टमेटिक ढंग से हो रहे थे। और हमने पिछले लेक्चर में बताया, जब शुरुआत हम लोग एनसीईआरटी किए थे तो वहाँ पर हमने एक क्रमिक विकास देखा था, पूरा पाषाण काल से लेकर यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता तक हम लोग आए थे, ठीक है। और कल हम लोगों ने बात किया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो आपके वहाँ पर मोहनजोदड़ो है, वो वहाँ पर नगर नियोजन है, उन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग कल बात किए थे, ठीक है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं कि वहाँ पर जो व्यापार है, वाणिज्य है, वो किस प्रकार से, उद्योग धंधे किस प्रकार से चल रहे थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने उदाहरण लिया है चनहुदड़ो का, लोथल का, धौलावीरा का, बालाकोट का, नागेश्वर का। और यहाँ पर जो शिल्प कर्म चल रहे थे, वहाँ पर किस प्रकार से धातुओं का प्रयोग हो रहा था, किस प्रकार से वहाँ पर निर्माण कार्य चल रहे थे, किस चीज़ का निर्माण किया जा रहा था, और वो जो वहाँ पर मनके बना रहे थे, आभूषण बना रहे थे, धातु कर्म हो रहा था, मुहर बन रहा था, बाट बन रहा था, उसके जो आकार हैं वो चक्राकार हैं, बेलनाकार हैं, गोलाकार हैं, ढोलाकार हैं, और तथा खंडित प्रकार के भी देखने को मिल रहे थे। आप इस चित्र को देख रहे हैं, आप इस चित्र को देखिए, ये एक प्रकार का एक औजार है। तो औजार है तो आप इसको एक बार सोच कर देखिए कि इसका प्रयोग किस चीज़ में हो सकता था उसमें। इस वाले चित्र का आप अंदाज़ा लगाइए कि इसका प्रयोग, ये जो औजार है, इसका किस चीज़ में प्रयोग किया जा सकता था, ठीक है। क्या इसको एक डंडे की तरह किया जा रहा था किसी को मारने के लिए, या कोई जानवर को नियंत्रण करने के लिए, फिर या इसका किसी चीज़ में मान के चलिए कि कुछ हटाने उठाने के लिए किया जा रहा था, या फिर इसका एक डंठल ये वाला देखिए, ये कुछ मोटा पर और इधर का ये पतला है, क्या इसको कूटने के लिए भी किया जा रहा था, जैसे हमने अभी सालन पत्थर के बारे में बताया था पीछे, उस तरह से कूटने के लिए प्रयोग किया जा रहा था। फिर इसके बाद ये देखिए, ये वाले एक चित्र, इसको ध्यान में देखिए, इसको ध्यान से देखिए कि इसमें जो ये बनाए गए हैं ये आपके मनके हैं, छोटे छोटे मनके हैं। तो छोटे छोटे मनके किस प्रकार से बनाए जाते थे, ये अभी तक विद्वानों में पहेली बनी हुई है कि इतने छोटा मनका, इतना छोटा, और सोचिए कि इतना बड़ा मनका वो किस प्रकार से बनाया गया होगा, ठीक है। क्योंकि वो गोले गोले होते थे, इतने बड़े बड़े होते थे, तो ये इस तरह से होता था। इस तरह से मान के चलिए, अगर इस तरह से बना दें तो एक मान के चलिए कि इधर भी छेद हो गया, इधर भी छेद हो गया, तो इस तरह से यहाँ पर धागा डालकर वो पहनने के लिए बनाया जाता था, या इस तरह से बन गया, इस तरह से और इस तरह से, ठीक है। तो इसमें धागा डालने के लिए वो किस प्रकार से चीज़ें का प्रयोग कर रहे थे। आप गांव में देखे होंगे कि सूजे का प्रयोग किया जाता है, बोरा वोरा सिलने के लिए, जो जूट का बोरा है उसमें आलू आलू भरा जाता था, तो उसमें उसको सिलने के लिए इस प्रकार से सूजे का प्रयोग किया जा रहा था, ठीक है, किया जा रहा है। अभी भी आप देखेंगे कि गांव में उस तरह की चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो इस तरह से आप देखिए कि इसमें जो धागा डालने के लिए ये भी वहाँ पर औजार की आवश्यकता होती होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और आप देखिए कि जो सूक्ष्म मनके बनाए गए हैं, इतने छोटे छोटे जो मनके बनाए गए हैं, ये कहीं ना कहीं विद्वानों के लिए पहेली है, ठीक है। तो इतने छोटे मनके जो है वो किस प्रकार से बना रहे थे, वो वहाँ पर किस प्रकार के उद्योगों का प्रयोग किया जा रहा था इसको बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें आज भी पहेली बनकर उभरी हैं, ठीक है। और हम नागेश्वर और बालाकोट की बात करें तो नागेश्वर और बालाकोट में चूड़ियाँ हैं, करछियाँ, पच्चीकारी देखने को मिल रही थी। तो सोचिए कि जो
चूड़ियाँ हैं तो वो तो आपका समझ सकते हैं कि वो आप हाथ में पहनने वाली चूड़ियाँ होती हैं। और जो करछियाँ होती हैं, करछियों का प्रयोग आप जानते हैं कि हाथों में भी पहना जा सकता है, गले में भी पहना जा सकता है, कमर में भी पहना जा सकता है, जिसे करधन बोला जाता है, कमरबंद बोला जाता है, और पायलों के रूप में भी करछियों का प्रयोग किया जा सकता है। तो वहाँ पर इस तरह से चीज़ें जो देखने को मिल रही थी, तो विद्वानों में अभी भी मतभेद है। वहाँ पर वो समझने का प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पर जो चीज़ें हैं, शिल्प उद्योग हैं, वो किस प्रकार से चल रहे थे। और आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि आप एक बार ये सोच कर देखिए कि जो चीज़ें वहाँ पर देखने को मिल रही हैं, वो कितने बड़े पैमाने पर एक सिस्टमेटिक ढंग से मिल रही हैं। ठीक है, तो हमने पिछले लेक्चर से एक क्रमिक विकास और एक डेवलपमेंट को लेकर चल रहे हैं, और एनसीईआरटी सिर्फ आप लोगों को यही बताती है, एनसीईआरटी सिर्फ आप लोगों को एक थिंकिंग देती है कि आप उसको सोचिए और समझने का प्रयास कीजिए कि वहाँ पर वो चीज़ें किस प्रकार से घटित हो रही हैं। ठीक है, तो एक चित्र आप ये देखिए कि ये आप देखिए कि ये किस प्रकार से मनके बनाए गए हैं, कितनी सुंदर आकृति के मनके बनाए गए हैं और कितनी सुंदर तरीके से चित्रकारियाँ की गई हैं इस पर देखिए। तो ये इसको एक बार सोचिए कि क्या ये 2500 साल पहले की चीज़ें दिखने को मिल रही हैं। वर्तमान समय में ऐसी चीज़ें बनाने में बहुत ही समय लगता है, तो सोचिए कि वो 2500 साल पहले कैसे बनाए होंगे। क्या इसको बनाने के लिए इतने बड़ा सांचा होगा, या इसको धीरे धीरे करके मिट्टी से बनाए होंगे, फिर उसको सुखवा कर आग में पका कर उसमें चित्रों को उकेरा गया होगा। तो ये आप देखिए कि एक जग की तरह देखने को मिल रहा है, और ये आपके मटके की तरह, ये आपका ढक्कन की तरह दिख रहा है, ये अब छोटा मन का है। तो इन सभी चीज़ों का प्रयोग किसके लिए किया जा रहा था, ये भी एक सोचने वाली बात है। क्या अनाज रखने के लिए किया जा रहा है, फिर या कुछ जो आभूषण हैं, धनी लोग हैं इसमें अपने जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं उसको रख कर छिपा रहे हैं, छिपाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, या इसका प्रयोग जो भौतिक संसाधनों के रूप में किया जा रहा है, या खाना बनाने के रूप में किया जा रहा है। और जब आप जिसको देख रहे हैं कि ये जग की तरह, ये एक मटके की तरह है, तो क्या इसका प्रयोग पानी पीने के लिए किया जा रहा है, तो वही भौतिक संसाधनों के लिए किया जा रहा है। तो आप एक बार सोच कर देखिए कि ये किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जा रहा होगा, और इसका जो बनाने का तरीका है वो भी किस प्रकार से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक हम आप लोगों को बात बताना चाह रहे हैं कि एनसीईआरटी जो है आप लोगों को फैक्ट नहीं देगी। ठीक है, एनसीईआरटी सिर्फ आप लोगों को ये बताएगी कि आप लोगों को किताबें कैसे पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो आप शिल्प उत्पादन के विषय में जो जानकारियाँ हैं उसके बारे में आप सोचिए कि कितने बड़े पैमाने पर वहाँ पर चीज़ें देखने को मिल रही थी। ठीक है, तो जो हम लोगों ने देखा, बात किया, बालाकोट हो गया, नागेश्वर हो गया, धौलावीरा हो गया, चनोदड़ो हो गया। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों में आप कालीबंगा में एक बार जाकर चेक कर लीजिए। कालीबंगा को काले रंग की चूड़ियाँ बोला जाता है। तो वहाँ पर एक बार ये सोच कर देखिए कि जो काले रंग की चूड़ियाँ बनाई जा रही थी कालीबंगा में, उसको बोला जा रहा था काले रंग की चूड़ियाँ वहाँ पर बन रही हैं, तो वो काले रंग का प्रयोग कर रहे हैं और कितने सही तरीके से कर रहे हैं कि वो कांच की चूड़ियाँ बना रहे हैं। कांच की हो गई, फिर मिट्टी का हो गया, फिर लकड़ी का हो गया, इस प्रकार से चीज़ें वहाँ पर बनाने को देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो चूड़ियों का जो उद्योग है आप देखेंगे कि नागेश्वर, बालाकोट हो गया और कालीबंगा में भी देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो ये आपका शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी मिली थी। अब हम बात करते हैं उत्पादन के केंद्रों की पहचान किस प्रकार से की जाती है। ठीक है, उत्पादन के केंद्रों में विद्वानों ने क्या खोजा है, वो क्या खोज रहे हैं उत्पादन के केंद्रों में, वहाँ पर वो इस प्रकार से पता करें कि जो प्रस्तर हैं, प्रस्तर पिंड हो गए, यानी कि पत्थरों के पिंड हो गए छोटे छोटे, जैसे इसको मान लीजिए ये हो गया कि इसका अगर मान लीजिए कि आपको इस तरह से चीज़ें मिल जाएगी तो आप लोग इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कहाँ की चीज़ हो सकती है। या सुराही के मुंह का होगा, या फिर ये इस तरह के पॉट का होगा, बर्तन का होगा मिट्टी के, फिर या इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो इससे एक अंदाज़ा लगा जा सकता था कि प्रस्तर पिंड जो है वो किस प्रकार की चीज़ों को रहा होगा। फिर उसके बाद देखिए पूरे शंख, जो शंखों के आकार बनाए जाते हैं, कि मान के लीजिए कि कोई शंख है, तो अगर उसको पूरा शंख है, यानी कि पूरा शंख का प्रयोग उन लोगों ने आभूषणों के रूप में नहीं किया, यानी कि साज सज्जा के सामान में उन लोगों ने किया है। घर के सजावट में पूरा शंखों का प्रयोग किया है, क्योंकि जिस शंख में छेद पाए गए हैं, मान लीजिए कि ये एक शंख है, ठीक है, एक शंख है और एक शंख ये है और एक शंख ये है, और मान लीजिए कि इनमें छेद हो गया और इनमें छेद हो गया, और ये का सीधा सीधा ये शंख है, तो मान के चलिए कि जो ये वाला शंख है इसका प्रयोग उन लोगों ने साज सामान में किया है, घर के सजावट में किया है। ठीक है, और इन जो
छेद वाले हैं, इनको एक दूसरे से जोड़कर आभूषण भी बनाए जा सकते थे। आप मान के चलिए कि वो घर को सजाने के लिए भी कर सकते थे। और वहाँ पर जो बहुत सारी चीज़ें जो हैं कि शंखों का उन लोगों ने ज़्यादातर आभूषणों में देखने को मिला गया है। और वहाँ पर जो इस प्रकार से माला भी बना सकते थे, तो उस तरह से वो चीज़ें देखने को मिले थे। तो उन लोगों ने पूरे शंखों को खोजने का प्रयास किया। फिर तांबा अयस्क हो गया, क्योंकि ताम्र पाषाण संस्कृति है, तो वहाँ पर तांबे के अवशेष बहुत ज़्यादा मिले हैं। तो तांबे का अयस्क जैसे खोज रहे थे। फिर कच्चा माल हो गया, औजार हो गए, फिर वस्तुएं हो गई जो अपूर्ण वस्तुएं, यानी कि जो छिन्न भिन्न वस्तुएं, जैसे आप मान चलिए कि ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो ये जो छिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, इसका भी वो लोग खोज कर रहे थे, ठीक है। और फिर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उन लोगों को देखने को जब मिल रहा है, तो वो थे कूड़ा करकट, ठीक है। कूड़ा करकट, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, यानी कि आप सोचिए कि किसी सभ्यता संस्कृति या वहाँ पर शिल्प उद्योगों के बारे में जानने के लिए अपशिष्ट पदार्थों का कितना बड़ा योगदान है, ठीक है। अगर कोई उद्योग धंधा कहीं पर चल रहा है, तो वहाँ पर अपशिष्ट पदार्थों का बहुत बड़ा योगदान है। आप इस तरह से मान के देखिए, हम एक चित्र के बारे में आप लोगों से बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम बताते हैं कि कूड़ा करकट किस तरह से वो महत्वपूर्ण चीज़ भूमिका निभाता है, ठीक। आप इस चित्र को देख रहे हैं, इस चित्र को आप लोग ध्यान से देखिए कि यह किस प्रकार से नक्काशी की गई है। यहाँ पर एक मुंह देखिए, यहाँ पर एक मुकुट भी है, फिर इतने बड़े बड़े कान भी हैं इसके, ये मुकुट का ही भाग है। और यहाँ पर आभूषणों देख रहे हैं, यही हम आपको बता रहे थे कि ये जो आभूषण बनाए गए हैं, ये वाला, ठीक है, ये आभूषण जो इस तरह से पहनाए गए हैं इसको, तो क्या इस प्रकार के जो आभूषण है सर पर रखने वाला, क्या उसको पुरुष और स्त्रियाँ नहीं पहन रही थी, वहाँ पर महिलाएं नहीं पहने थे, पहन ही रही होंगी। और जिस प्रकार से इस मूर्ति को बनाया गया, ये एक मृण मूर्ति है, यानी कि मृण मूर्ति मतलब कि मिट्टी की मूर्ति है, ठीक है। तो जिस प्रकार से इसकी कलाकारी देखिए, जिस प्रकार से इसको बैठाने के लिए ज़मीन में ये बनाया गया है, इसको स्तंभ दिया गया है, और जो इसके ऊपर जो बनाया गया, बैठाया गया, तो इस प्रकार से सोचिए कि वहाँ के लोग कितने निपुण थे इन सब चीज़ों में, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में कितने निपुण थे, तो इस तरह की चीज़ें देखने को आप लोगों को मिल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से देखिए कि जो उत्पादन के जो साधन है वो किस प्रकार से थे। ये देखिए, आप एक ये चित्र देखिए, ये आपका किस प्रकार से चित्र देखने को मिल रहा है। गांव में इसे क्या कहेंगे, गांव में तसली कहेंगे, ठीक है, मटकी कहेंगे, इस प्रकार की चीज़ें मिलेगा। और शहर में अब मान के चलिए कि इसको क्या कहते हैं, भगोना कहते हैं, फिर गमला कहते हैं, इस प्रकार की चीज़ें। और इसका देखिए, ये अब इसका एक बार सोच कर देखिए कि इसका प्रयोग किस प्रकार से किया गया होगा। क्या ये एक तावे की तरह नहीं दिख रहा है कि जिस पर रोटी पकाई जाती है उसको इस तरह से दिख रहा है, ठीक है, तावे की तरह। और या तो आप इसका इस तरह से थाली की तरह मान सकते हैं, ठीक है, या किसी एक प्रकार के ये ढक्कन भी हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें जो हैं ये तांबे और कांसे से बनाई गई हैं। तो ये ब्लैक कलर का, इसमें कलर देखिए, जो कलर का प्रयोग किया गया है कि कितने एकदम निपुण तरीके से किया गया है, कि वो लोग वहाँ पे कारीगर जो थे वो कितने कुशल कारीगर थे। और उनका एक तरह से आप ये सोच कर देखिए कि उन लोगों ने कितने विकास किया, अपने मानसिक विकास, शारीरिक विकास का, कि वहाँ पर एक नगरीय व्यवस्था को बनाए। अब सोचिए कि जो इंसान प्रारंभ में गुफाओं में रह रहा है, पेड़ों पर रह रहा है, फिर कच्चा मांस खा रहा है, वो वर्तमान समय में धीरे धीरे कालांतर में देखेंगे कि 3,500 ईसा पूर्व में या 2,000 ईसा पूर्व के अंतराल में, तो 2,500 ईसा पूर्व मान लीजिए, तो वो इस प्रकार की चीज़ें बना रहा है। तो ये सोचने वाली बात है कि इंसान ने कितना अपने आप को डेवलप किया, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कूड़ा करकट जो है वो किस प्रकार से उत्पादन संबंधी जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, ठीक है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब कोई भी चीज़, एक उद्योग धंधे मान के चलिए कि यहाँ पर एक उद्योग है, ठीक है, कोई भी एक उद्योग मानिए कि वो एक प्लास्टिक उद्योग मान के चलिए कि मनके बनाने के कारखाने ले रहे हैं, ठीक है। हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं, और आप लोग प्रश्न अब तो लिखते रहिए कि सिंधु घाटी की सभ्यता की जो चीज़ें देखने को मिले, क्या वो वर्तमान समय में चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप समझिए कि मान के चलिए कि हम एक उद्योग बना लिए यहाँ पर, ये एक उद्योग हो गया, ठीक है, उद्योग हो गया। ये किस प्रकार का उद्योग है, मनके बनाने का, मिट्टी के खिलौने का उद्योग है। हम इस यहाँ पर लिख दे रहे हैं आप लोगों को समझने के लिए, मिट्टी के खिलौने,
मिट्टी के खिलौना का ये आपका उद्योग है। ठीक, तो आप सोचिए कि यहाँ पे जो अपशिष्ट प्रबंधन निकलेगा वो इस खिलौने से ही तो निकलेगा, इस खिलौने से ही तो जो अपशिष्ट निकलेगा यहाँ से निकल कर आएगा। तो यहाँ पे से जब निकला ये अपशिष्ट, मान के चलिए कि यहाँ पे कुछ निकल गया, यहाँ पे कुछ निकल गया, यहाँ पे कुछ निकल गया, और मान के चलिए कि कुछ इस तरह से औजार के टाइप का निकल गया, फिर इस तरह से बन गया, ठीक है, और फिर हम मान के चलते हैं कि इस तरह से भी हो गया, ठीक, और फिर कुछ इस तरह से बन गया, और फिर यहाँ पर इस तरह से आप ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से जो चीज़ें बन गई, ठीक है, तो यहाँ पे जो अपशिष्ट पदार्थ, ये आप मान के चलिए कि ये अपशिष्ट पदार्थ है, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ, ठीक, अपशिष्ट पदार्थ। और ये कहाँ से निकल कर आया? ये आपके मिट्टी के खिलौने के उद्योग से निकल कर आया, ठीक, उद्योग से निकल कर आया। तो क्या इन आधार पर हम यहाँ पर अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ें बन रही हैं? ठीक है, तो इसके आधार पर ये अनुमान लगाया जा सकता था कि वहाँ पर क्या चीज़ें बन रही हैं, ठीक है। तो जो अपशिष्ट प्रबंधन है, कूड़ा करकट है, वहाँ पर जो चीज़ें छिन्न भिन्न रूप में मिली, जो कुछ टूटे फटे के आकार में मिले, तो उन सभी चीज़ों से विद्वानों ने अंदाज़ा लगाया, अनुमान लगाया कि वहाँ पर किस प्रकार के उद्योग देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो अपशिष्ट प्रबंधन है, आप देखेंगे कि कूड़ा करकट है, वो किसी उद्योग के बारे में जानकारी देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, ठीक है। और यही कारण है कि उद्योग जो विद्वान हैं यहाँ पर, जो सिंधु घाटी सभ्यता में से संबंधित रहे हैं विद्वान, उन लोगों ने कूड़ा करकट को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया है। सोचिए कि कूड़ा करकट से वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के जो उद्योग हैं उनके बारे में हम लोग जानकारियाँ निकाल रहे हैं, ठीक है। और बाकी चीज़ें जो मिली हैं उन सबसे भी बहुत ज़्यादा जानकारियाँ मिलती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, आप लोग समझिए और सोचिए कि किस प्रकार से चीज़ें वहाँ पर देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पर हम लोग शिल्प उत्पादन के संबंध में बातें की हैं बहुत सारी। अब बात करते हैं कि जो शिल्प उत्पादन में प्रयोग किया जा रहे थे सामान थे, क्या वो यहीं से थे या कहीं और से मंगाए जा रहे थे? तो यहाँ पर अगली हेडिंग है आप लोगों की कि माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ, ठीक है। ये आप लोगों की अगली हेडिंग है कि माल प्राप्त करने के संबंधी नीतियाँ, ठीक है, करने संबंधी नीतियाँ, ठीक है। तो ये एक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप सोचिए कि अभी जब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले चैप्टर में ना, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता क्यों महत्वपूर्ण है, माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ, ठीक। तो उसके बारे में भी हम लोग बताएं, अभी हम बात करेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता और आर्यों के बीच में जो काल है उसमें इतना गैप क्यों है, ठीक है। तो जो माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ हैं, आप इस तरह से समझ कर देखिए कि क्या वो लोग अपने यहाँ उपयोग में जो चीज़ें कर रहे थे, उत्पादन संबंधी कार्य कर रहे थे, तो उनको उत्पादन संबंधी में जो चीज़ें मिल रही थी, जो संसाधनों का प्रयोग कर रहे थे, कच्चे माल का प्रयोग कर रहे थे, सेलखड़ियों का प्रयोग कर रहे थे, आभूषण है, फिर सोने हैं, सोना का भी यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं, फिर मिट्टी है, फिर टेराकोटा जो मिट्टी है, आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा बोला जाता है। फिर वो जो सारी चीज़ें उन लोगों ने, जास्पर है, स्फटिक है, ठीक, क्वार्ट्ज है, इन सारी चीज़ों का इन लोगों ने क्या वो उत्पादन जो किया वहीं से प्राप्त किया है या फिर वो कहीं अन्य सुदूर देशों से लेकर आए हैं? तो यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए कि ये वाला आप मैप एक बार समझ कर देखिए, ये वाला मैप, ठीक है। इस मैप को आप समझ कर देखिए कि ये मैप जो है यहाँ पर भूमध्य सागर लिखा हुआ है, ठीक है। भूमध्य सागर आप देखिए कि भूमध्य सागर ये क्या कह रहा है कि हम यानी कि कहाँ है, यूरोप और अफ्रीका के बीच में ये भूमध्य सागर देखने को मिला है। यहाँ पर कैस्पियन सागर ये है, ठीक है, दिख रहा है ना। आप लोग अगर नहीं दिख रहा है तो आप लोग बुक ले लीजिए और बुक पर से वहाँ पर एक समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और ये जो है सऊदी अरबिया वाला अरब का क्षेत्र है, ये अरब का क्षेत्र है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर मिस्र वाला है, ठीक है, मिस्र है, ये आपका अफ्रीका वाला क्षेत्र है। तो ये आपका नील नदी वाली घाटी सभ्यता है, ये नील नदी की घाटी सभ्यता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ये मेलुआ है, मेलुआ शब्द का प्रयोग किया गया था मेसोपोटामिया की सभ्यता में, किसके लिए,
सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेलुआ शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और दिलमुन, ये दिलमुन जो है, यहाँ पर एक दिलमुन देख लीजिए, दिलमुन जो है ये आपका बहरीन के लिए प्रयोग किया गया। बहरीन वाला क्षेत्र जो है, यहाँ पर एक मेसोपोटामिया शब्द का आप देखेंगे, मेसोपोटामिया लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ ये लाल सागर है, रेड सी है, और इसी से देखेंगे कि यहाँ पर स्वेज नहर निकाली गई है। ठीक है, तो यहाँ पर अरब सागर, ये वाला चित्र देख लीजिए, अरब सागर है। और ये जितने भी डॉट बिंदु यहाँ पर देख रहे हैं, ये वो आपके व्यापार करने के साधन हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, आल्तिन डोपे के नाम लिखा, आल्तिन डोपे है। यहाँ पर तुरान है। ठीक है, ईरान, तुरान, वहाँ पर क्षेत्र मिलते थे। फिर यहाँ पर देखिए टेपवाहिया है, फिर मगान है, दिलमुन और मगान। फिर इसके बाद देखिए रसाल, जनेज। ठीक है, फिर यहाँ पर एक चीज़ है शहर ए सोख्ता, शहर एक सोख्ता है। फिर एक उरुक है और उर है। ठीक है, उरुक है और उर है। ठीक है, तो उरुक और उर जो है यहाँ पर आप देखिए कि सागर के किनारे लगा हुआ है, तो मान के चलिए कि बंदरगाह के रूप में देखने को मिला। तो इतनी सारी स्थल हैं यहाँ पर, आप चीज़ देख लीजिए, हड़प्पा देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो ये लोथल है। ये आप देखिए कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये आपका गुजरात वाला क्षेत्र है, ये आपका गुजरात है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ देखने समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ पर आप एक बार सोच कर देखिए कि क्या जो उत्पादन संबंधी कार्य कर रहे थे, उसमें जो संसाधन लग रहे थे, जो वहाँ पर जो क्या वो कच्चे माल का प्रयोग किया जा रहा था, जो ईंटें सेलखड़ी प्रयोग किया जा रहा था, फिर जो बहुमूल्य पत्थरों का प्रयोग किया जा रहा था, तो वो लोग क्या वहीं पर उत्पादन करते थे? क्या ऐसा संभव है? तो वहाँ पर आप एक बार ध्यान से देखिए कि वहाँ पे जो स्थल खोजे गए, क्या वहाँ पर वो संसाधन की चीज़ें, वस्तुएं उपलब्ध हुई होंगी या नहीं हुई होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्थल दिखाए गए, तो यहाँ पर जो डॉट बिंदु है, ये आपके व्यापार के क्षेत्र हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिलमुन है और मगान है, ये आपके बहरीन वाले क्षेत्र को दर्शाते हैं। या मेसोपोटामिया जो है, इराक में दो नदियाँ बहती थी, दजला और फरात। ठीक है, दजला व फरात नदियाँ, इसको बोला जाता है यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियों के मध्य में जो सभ्यता विकसित हुई। यूफ्रेटस, यहाँ पर एक लिख देते हैं, यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियों के मध्य। ठीक है, टिग्रिस नदी, ठीक, यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी के मध्य जो सभ्यता विकसित हुई, इसको कहते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, मेसोपोटामिया। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। और ऐसा माना जाता है कि जो ये मेसोपोटामिया हो गया, नील नदी की सभ्यता हो गई, और जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मनके बनाए गए थे, जो आपके उत्पादन संबंधी जो सेलखड़ी से बनाए गए थे, मनके बनाए गए थे, औजार बनाए गए थे, तो वहाँ पर मेसोपोटामिया भी मिला है। दिलमुन बहरीन वाले क्षेत्र में, दिलमुन मगान वाला जो बहरीन वाला क्षेत्र, वहाँ पर भी मिला है। और यहाँ पर मिस्र की सभ्यता थी, नील नदी की सभ्यता थी। ठीक है, यहाँ पर भी सिंधु घाटी सभ्यता के मनके के अवशेष मिले हैं। तो ऐसा माना जाता है विद्वानों का कि ये लोग वहाँ से व्यापार करते थे और वहाँ पर जाकर वहाँ से सामान, जो कच्चे माल है, वहाँ से खरीद कर लाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर जो माल प्राप्त करने संबंधी जो है चीज़ें हैं, कि वो वहाँ पर से व्यापार भी कर रहे हैं। ये जो मैप आप लोगों को हमने समझाया और बताया कि जो चीज़ें यहाँ पर आप एक बार देखिए कि ये आप लोगों का गल्फ़ कंट्रीज़ है, और यहाँ पर आपके अरब कंट्री हैं। फिर ये आपका एशिया वाला जो क्षेत्र है, तो यहाँ पर ये अफ्रीका वाला क्षेत्र है, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, ठीक है, लाल सागर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग देखिए कि यहाँ पर जो मैंने ये जो चीज़ें बनाई हैं, ये जो जगह है, ये जो ये जो जगह हमने घेरा किया है, यहाँ से ये लोग व्यापार करते थे। ठीक है, तो जब व्यापार करते थे तो यानी कि वो दूसरे संस्कृति के संपर्क में भी आए। ठीक है, तो जो व्यापार है उसका जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हम लोग देखेंगे, जब सिंधु घाटी सभ्यता खत्म होगी और वैदिक काल शुरू होगा, उसके मध्य में जो काल निर्धारण है, उसके मध्य में जो समय काल बच रहा है, 200-250 साल, 300 साल का, उनके बीच में जो चीज़ें घटना घटित हुई, व्यापार का उसमें सबसे ज़्यादा महत्व है कि वो चीज़ें कैसे हुई। ठीक है, तो सोचिए कि जो भारत से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं, वो व्यापार करने के लिए यहाँ पर गए, और यहाँ पर जो लोग गए, जिनको अच्छा लगा यहीं पर बस भी गए, और जो लोग नहीं लगा वहाँ पर से वापस आए भारत में। तो ये लोग वहाँ पर से जब वापस आए जो लोग, तो यहाँ की वस्तुएं, संस्कृति भी तो कुछ लेकर आए भारत में। तो ठीक है, तो जब यहाँ से लोग वापस गए भारत में, तो यहाँ की सभ्यता संस्कृति कुछ लेकर गए, और यहाँ से जो लोग यहाँ पर बसे, वहीं यहाँ से भी सभ्यता संस्कृति लेकर गए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो मिश्रण देखने को मिल रहा था, वही चीज़ बताने की बात की जा रही है कि वहाँ पर किस प्रकार से चीज़ें देखने को मिल रही हैं।
ठीक है? तो एक बार ये सोच कर देखिए कि जो वो उत्पादन कर रहे थे उससे जो संबंधित चीज़ें हैं, वो उनका व्यापार भी कर रहे थे और वो आयात निर्यात भी वहाँ पर चल रहा था। और संभवतः वहाँ पर जो वस्तु विनिमय की प्रणाली चल रही थी और जो वहाँ पर बाट के आकार मिले हैं, बाट के आकार आप एक बार देख लीजिए, वो है 1, 2, 4, 6 इस तरह से करके 1, 2, 4, 8, 16, 32 और ये 12,080 तरह के बाट आप लोगों को देखने के वहाँ पर मिलेंगे। 1, 2, 4, 8, 16, 32 और 12,080 प्रकार के बाट आप लोगों को देखने को मिलेंगे वहाँ पर, ठीक है? तो इस प्रकार से सोचिए कि वहाँ बड़े पैमाने पर क्या-क्या चीज़ें देखने को मिल रही थी, ठीक है? उसके बाद देखिए एक ये आपका माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ हो गई कि वो लोग किस प्रकार से व्यापार कर रहे थे, वहाँ से जो चीज़ें आदान-प्रदान, आयात-निर्यात किया जा रहा था वो किस प्रकार से हो रहा था, ठीक है? तो इस तरह से देखिए, तो यहाँ पर अब जो अगली हेडिंग है आपका जो सब हेडिंग है 6 का माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ और जो इसकी सब हेडिंग है उपमहाद्वीप तथा उसके आगे आने वाला माल, उसके आगे से आने वाला माल, ठीक है? उपमहाद्वीप इसी का है उपमहाद्वीप व उससे आगे से आने वाला माल, उससे आगे से आने वाला माल, उसके आगे से आने वाला माल है, ठीक है? तो इस तरह से हम हेडिंग आप लोगों को लिख दे रहे हैं तो आप लोगों को समझने में वो चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। उसके आगे से आने वाला माल, आगे से आने वाला माल, ठीक है? तो इस प्रकार से चीज़ें देखिए कि हमने अभी आपको इस मैप के ज़रिए समझाने का प्रयास किया है कि वहाँ पर व्यापार किस प्रकार से हो रहा था, ठीक है? तो यहाँ पर जो चीज़ें है कि भारत से लोग गए मेसोपोटामिया, फिर मेसोपोटामिया से आए भारत, भारत से नील नदी की सभ्यता मिस्र में गए, मिस्र से आए भारत में। तो इस प्रकार से जो चीज़ें आदान-प्रदान हुई, वही चीज़ें जो है आपको यहाँ पर बताने के लिए दे रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि सोरतुघई, आप एक चित्र संख्या 1 में आप सोरतुघई को आप टिक कर सकते हैं, ठीक है? इसमें जो दिया गया है यहाँ पर आप देखिए एक चीज़ तरह से, ठीक है? यहाँ पर आप एक तरह से देखिए कि क्या आप इसको सोरतुघई यहाँ पर आप उसको लगा सकते हैं, ठीक है? तो इसको आप इस तरह से सोच कर देखिए, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखिए कि सोरतुघई कहाँ पर है, ठीक है? क्या यहाँ पर दिख रहा है, क्या यहाँ पर दिख रहा है? ये तो आपका पुराना स्थल है। तो सोरतुघई को आप देखेंगे कि अफ़गानिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखिए कि सोरतुघई कहाँ पर है, सोरतुघई शायद यहाँ पर नहीं दिया है, ठीक है? सुतका गेंडोर दिया है, झेलम नदी, ठीक है? तो सोरतुघई जो है यहाँ पर नहीं दिया है। तो सोरतुघई आपका अफ़गानिस्तान में पड़ता है और अफ़गानिस्तान से वहाँ पर देखेंगे कि नहरों के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है? और सुदूर अफ़गानिस्तान में नहरों के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि ये आपका भारत हो गया, यहाँ पर आप लोगों को कहीं सोरतुघई देखने को मिलेगा, ठीक है? तो वहाँ से सोरतुघई से आप देखेंगे कि वहाँ पर मणि, लाजवर्द मणि पाए जाते थे, पत्थर के वहाँ पर उस तरह से बहुत बहुमूल्य वस्तुएं पाई जाती थीं और नीले रंग के पत्थर भी वहाँ पर पाए जाते थे, फिर सेलखड़ी के पत्थर पाए जाते थे, ठीक है? तो उस तरह से वहाँ पर से भी वहाँ पर आप देखेंगे सोरतुघई से ही आपको नहरों के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है? तो वहाँ से वहाँ पर जब देखेंगे कि वहाँ से वो लोग चीज़ें आयात कर रहे थे और यहाँ पर निर्यात भी किया जा रहा था। और जो लोथल में आप देखेंगे कि लोथल यहाँ पर लोथल से जो लाल रंग के चीज़ें मिल रही थी उसको कार्नेलियन बोला जाता है, ठीक है? और राजस्थान से आप देखेंगे कि सेलखड़ी की चीज़ें मिल रही थी और राजस्थान से आप देखेंगे कि खेतड़ी की खान है, वहाँ पर तांबे के बहुत ज़्यादा भंडार देखने को मिल रहा था, ठीक है? तो वहाँ से उन लोगों ने हो सकता है कि तांबे के निकाले, फिर जस्ता कहीं टीन और कहीं और से मंगाया, तो फिर जब वहाँ से वो चीज़ मिलाकर वहाँ पर कांसे का निर्माण वो लोग किए, ठीक है? तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि फिर जो खेतड़ी है और जो वहाँ पर राजस्थान है, वहाँ से जो चीज़ें निकाली गई खेतड़ी की खान से तांबे का, तो वहाँ पे एक नई संस्कृति बस गई, ठीक है? जब वो नई संस्कृति बसी तो वहाँ पर गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया गया था उसको, ठीक है? तो इस प्रकार की चीज़ें आप लोग याद रखिए कि जो राजस्थान राज्य है वहाँ पर सेलखड़ी की चीज़ें मिल रही थी और खेतड़ी की तांबे की खान है वहाँ पर, जहाँ पर तांबा मिलता था। तो वहाँ पर जो चीज़ें निकाली गई उत्पादन संबंधित कच्चे माल के रूप में निकाला गया, तो वहाँ पर कच्चे माल के रूप में जो लोग बस गए निकालते, तो उनके द्वारा एक संस्कृति विकसित हो गई, वहाँ पर एक सभ्यता विकसित हो गई, संस्कृति विकसित हो गई, जिसे गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति बोला जाता है। यानी कि गणेश्वर जोधपुरा जो स्थल है वो आपका राजस्थान राज्य में मिलता
है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग चीज़ें समझ के देखिए कि जो उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाला माल है, जो सामान है, वो वहाँ पर वो लोग आयात उसका कर रहे थे। और ये कहीं कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली थी, तो दोनों में आदान प्रदान, सभ्यता संस्कृति का आदान प्रदान हो रहा था। ठीक है, कहीं न कहीं अनजाने में ही वो सही, लेकिन वो सभ्यता संस्कृति का आदान प्रदान हो रहा था, क्योंकि जो लोग भारत से उठकर इराक जाएंगे, मिस्र जाएंगे, तो वहाँ से कुछ चीज़ें लेकर आएंगे, क्योंकि उस समय हवाई जहाज़ नहीं है, जलपोत नहीं है, तो जाहिर सी बात है या तो कुछ नाव के ज़रिए जाएंगे जो बहुत महीनों भर का समय लेकर जाता होगा, या तो वो लोग पैदल ही घूमते फिरते हुए जाते रहे होंगे। क्योंकि ये जो बस्तियाँ देखने को मिल रही हैं, आपको डॉट बिंदु देखने को मिल रहा है इसमें, वो सारी की सारी जो है वो व्यापार के क्षेत्र हैं यहाँ पर। तो सोचिए कि यहाँ पर ये लोग गए, यहाँ से घूमते फिरते यहाँ पहुँचे, और कितने महीने में पहुँचे? 6 महीने में पहुँचे। ठीक है, 6 महीने साल भर में पहुँचे, वहाँ पर 1 डेढ़ साल रहे, फिर वहाँ से 1.5 2 साल बाद आए, यानी कि एक बार यहाँ से गए तो 4-5 साल बाद वो भारत में आए, तो जाहिर सी बात है कि 4-5 साल में वो कई जगह की संस्कृतियाँ भी आपस में लेकर आएगा। ठीक है, तो वहाँ से यहाँ से भी गए लोग, यहाँ से भी लोग आए, तो इस प्रकार की चीज़ें जो आदान प्रदान की चीज़ें देखने को मिल रही थी, वही चीज़ जो है आपको एक सभ्यता संस्कृति के रूप में देखने को मिलेगा। और व्यापार वाणिज्य जो है आपको जब सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त होगी और वैदिक काल शुरू होगा, उसमें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद बात करते हैं जो अगली हेडिंग है, सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। ठीक है, हमने अभी बताया, सारी चीज़ें हमने बताई आपको कि जो सुदूर क्षेत्रों में संपर्क इन लोगों ने स्थापित किया था। ठीक है, देखिए हमने अभी सारी एक चीज़ आप लोगों को बता दी, एक सिनेरियो के रूप में बता दी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार से चीज़ें कर रहे थे। ठीक है, सिर्फ आप लोगों को ये समझना है, सोचना है कि वहाँ के जो लोग हैं वो किस प्रकार से रहन सहन और किस प्रकार से संस्कृति चल रही थी। ठीक है, सुदूर प्रदेशों से संपर्क लिख लीजिए, क्षेत्रों से संपर्क लिख लीजिए। ठीक है, सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। ठीक, तो हमने अभी उस मैप के सहायता से आप लोगों को बताने का प्रयास किया कि यहाँ पर जो चीज़ें देखने को मिली थी, इस प्रकार से देखिए कि यहाँ पे लोग जो हैं कि यहाँ से जो लोग उठकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, तो यहाँ पर कुछ संसाधनों की खोज में आगे निकल रहे थे। तो यहाँ पर सोचिए कि लोथल से कोई व्यक्ति उठा, लोथल से उठा, यहाँ पर पहुँच गया कहाँ पर? धौलावीरा में। ठीक है, धौलावीरा में पहुँच गया, तो धौलावीरा से वो धीरे धीरे पहुँच गया यहाँ पर अमरी पहुँच गया। ठीक है, अमरी से बालाकोट आ गया, फिर सुतका गेंडोर आ गया, ये सुतका गेंडोर है। तो यहाँ पर आप आकर देखा तो यहाँ पर घोड़े के साक्ष्य मिल रहे थे। ठीक है, यहाँ पे घोड़े के साक्ष्य उसको देखने को मिल गए। तो वहाँ पर जब वो घोड़ा देखा तो यानी कि उसके दिमाग में आया कि कहीं और भी आगे चला जाए संसाधनों की खोज में। तो वो आगे धीरे धीरे बढ़ता गया और बढ़ता गया, कहाँ पहुँच गया? एक नई संस्कृति में पहुँच गया, एक नई सभ्यता में पहुँच गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो बस्तियाँ देखने को मिले हैं छोटी छोटी, यहाँ पर लोग रहते थे, यहाँ पर कबीले बना कर रहते थे। तो इस प्रकार की चीज़ें वहाँ पर देखने को मिली थी। कबीले हैं तो छोटे समूह हैं, और जो लोग आखेटक के रूप में हैं, व्यापार के रूप में हैं, कि यहाँ पर जो व्यापारी गए वहाँ पर बस गए रास्ते में। तो जो उस तरह से जो लोग मिल रहे थे वहीं पर वो लोग संपर्क साधे, और फिर वहीं पर जो वो लोग निकले वस्तु बेचने के लिए, वहीं पर ख़रीदे, आयात हो गया, निर्यात हो गया, वहीं पर आयात निर्यात हो गया। ठीक है, यानी कि अब मान चलिए कि हम मान लग रहे हैं कि सुरकोटदा में लोथल से एक व्यक्ति पहुँचा, और सुरकोटदा से वो आगे बढ़ा, और यहाँ पर आकर उसको एक ऐसी चीज़ मिल गई कि वो आप उसको यहाँ से आगे बढ़ने का मन नहीं कर रहा है, वो आपका लौट गया। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से जब वो आगे नहीं बढ़ा, तो ये वाली चीज़ें जो हैं, इधर की जो चीज़ें हैं, वो अज्ञात हो गई। ठीक है, यानी कि ये यहाँ तक पहुँचा। जब ये यहाँ से लेकर लोथल में आएगा, लोथल में वो चीज़ें बेचेगा, उसको बताएगा कि मैंने यहाँ से ख़रीदा, सुरकोटदा के आगे से ख़रीदा है, तो लोग यहाँ पर आना जाना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लोग आए, तो फिर यहाँ से कुछ लोग आ रहे हैं, तो इधर से भी तो कुछ लोग आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर एक संस्कृति विकसित हो गई, यहाँ पर एक कुछ आप मान के चलिए कि एक बाज़ार विकसित हो गया। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें यहाँ पर कि आदान प्रदान, आयात निर्यात की चीज़ें देखने को मिली। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग लोथल से गए, तो यहाँ के कुछ लोग आए जब यहाँ से, तो यहाँ से कुछ लोग आ रहे हैं मेसोपोटामिया से बीच में। तो मेसोपोटामिया से कुछ लोग, लोथल से जो लोग आ रहे थे उनसे साथ मिल गए, उनसे संपर्क हुआ, तो फिर वहाँ से वो लोग लेकर चले आए यहाँ पर लोथल में उन लोगों को। यानी कि मेसोपोटामिया से लोग कहाँ से पहुँच गए? लोथल में पहुँच गए। और यहाँ से कुछ लोथल के साथ भी वैसी ही हरकत हुई, तो लोथल के लोग भी यहाँ से मेसोपोटामिया पहुँच गए। तो फिर मेसोपोटामिया से जो लोथल के लोग पहुँचे हैं, लोथल मेसोपोटामिया के लोग पहुँचे हैं, तो आने वाले समय में वो लोग अपने देश से आने का प्रयास किए, तो फिर यहीं से यहाँ पर आए, फिर यहाँ से आ गए। तो यही हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो सुदूरवर्ती देशों में, क्षेत्रों में संपर्क हुआ, वो आपका व्यापार वाणिज्य को बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ठीक है,
तो इस प्रकार से आप सोचिए कि जब संस्कृति आदान प्रदान हुआ तो भारत में एक नई नई संस्कृति का, फिर जोरवे संस्कृति हो गई, फिर झुका झाका संस्कृति हो गई, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति हो गई। इस प्रकार की संस्कृतियाँ यहाँ पर देखने को मिलने लगी, क्योंकि वो एक जो संस्कृति विकसित हो रही थी, क्योंकि अन्य संस्कृतियों से वो अलग तरीके से भिन्न भिन्न देखने को मिल रही थी। और इसीलिए उस संस्कृति को, और एक प्राचीन संस्कृति है, मान के चलिए कि सोहन संस्कृति है, सोहन घाटी की संस्कृति, वो भी आप एक संस्कृति के रूप में देखने को मिलता है। तो जो संस्कृति आप उस तरह से भी देखिए कि जो संस्कृति एक जगह पर देखने को मिले, मान लीजिए कि ये यहाँ पर सुरकोटदा है और यहाँ पर लोथल है, तो सुरकोटदा और लोथल के बीच में जो संसाधनों का वो बना, यहाँ पर एक चीज़ बन गया, ठीक है, आयात निर्यात का क्षेत्र बन गया, आयात निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये किस तरह से देखिए कि यहाँ पे जो लोग बस गए आकर, तो ये लोग अपना चीज़ें अपने तरीके से लेकर चलने लगे, तो यहाँ पर एक संस्कृति बस गई, ठीक, यहाँ पर एक संस्कृति बस गई, तो वही संस्कृति जो है उसका एक नाम दे दिया गया, ठीक है। तो वही चीज़ें जो हैं आपको कालांतर में बड़े पैमाने पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो सुदूर क्षेत्रों से संपर्क हुआ, तो वहाँ पर अरबों से संपर्क हुआ, फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता से संपर्क हुआ, और यहाँ पर जो ओमानी तांबे के विनिमय का जो साक्ष्य मिला है, ठीक है। तो अमन का जो क्षेत्र है, अमन ओमान वाला क्षेत्र है, आप सऊदी अरब वाला जो क्षेत्र है, यही वाला आपका जो है ये आपका अमन ओमान सऊदी अरब वाला क्षेत्र देखने को मिलता है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में वहाँ पर, तो यहाँ से तांबे का व्यापार देखने को मिल रहा था इस तरह से, ठीक है। तो व्यापार होगा तो दोनों तरफ से होगा, ठीक है। तो जब दोनों तरफ से व्यापार होगा तो वहाँ पर जो व्यापार की चीज़ें हैं वो एक दूसरे से संपर्क साधेंगी, ठीक है। जब संपर्क साधी तो यहाँ पर जो चीज़ें देखने को मिले थे वो बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगा। तो हम आपको सिर्फ ये बताने का कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग उसको सोचिए, समझने का प्रयास कीजिए वो किस प्रकार से चीज़ें देखने को मिल रही थी। यहाँ पर आप देखिए वही चीज़ आप लोगों को बताया जा रहा है कि वहाँ पर किस प्रकार से चीज़ें तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में, यानी कि 30,000 3,000 ईसा पूर्व में जो चीज़ें मेसोपोटामिया में देख रहे हैं, मगान है, ओमान है, ठीक है। मगान जो शब्द है वो ओमान के लिए प्रयोग किया गया। यहाँ पर आप एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पर जो मगान है, दिलमुन तो आपका बहरीन के लिए है, ठीक है। दिलमुन शब्द का जो प्रयोग है ये बहरीन के लिए है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ये बहरीन है। आप लोग भी इस तरह से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ये मगान है, ये ओमान के लिए है। और सिंधु घाटी सभ्यता में हमने अभी बताया कि ओमान की जो तांबे की चीज़ें हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिल रही थी, ठीक है। और बहरीन से आप देखेंगे कि निकिल है, मेसोपोटामिया से निकिल की जो चीज़ें देखने को मिल रही थी, ठीक। और सॉरी, ठीक है। तो जो बहुत सारी चीज़ें हैं, मणि हो गया, रत्न हो गया, आभूषण हो गया, ये गल्फ़ कंट्रियों में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा था, तो वहाँ से वो लोग व्यापार करते थे, ठीक है। एक मुहर देखिए, ये सिंधु घाटी सभ्यता का मेसोपोटामिया के यहाँ पर लिखा हुआ है, एक चित्र संख्या 1.18 देखिए, यह मेसोपोटामिया के एक विशिष्ट बेलनाकार मुहर है, परंतु इस पर बना कुबड़दार वृषभ का चित्र सिंधु क्षेत्र से लिया गया प्रतीत होता है, ठीक है। तो इस पर देखिए कि ये जो बेलनाकार मुहर है, ये एक बेलनाकार मुहर है, ठीक है, यानी कि ये इस प्रकार से है, ठीक है, इस प्रकार से बेलनाकार मुहर है। तो इस पर जो ये सिंह बनाया गया, ये सिंह देखिए, ये सिंह है, कुबड़, ये सांड का चित्र बनाया गया, बेलनाकार मुहर है। और एक समतल ये मुहर देखिए, ये एक समतल मुहर है। समतल मुहर में अब ये जो ये चीज़ देख रहे हैं, ये वाला जो है, ये आप देखिए सांड का चित्र है, यहाँ पर यह सिंह दो हैं इसके, कुबड़ वाला, यह कुबड़ भी यहाँ पर निकला हुआ है। तो जो कुबड़ वाला सांड है वो अगर सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका में था, और सबसे वहाँ पर पूजनीय जीव के रूप में कुबड़ वाला सांड देखने को मिल रहा था, ठीक है। कुबड़ वाले सांड की ये लोग पूजा करते थे। तो यही बात बताने का प्रयास किया जा रहा है कि मेसोपोटामिया के मुहर पर कुबड़ वाला सांड जो देखने को मिला है वो सिंधु घाटी सभ्यता से प्रतीत होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ें लिपियाँ देखिए, ठीक है। फिर इसके बाद ये देखिए एक मुद्रा है, ठीक है, ये क्या है, एक मुद्रा है, ठीक है। मुद्रा में देखिए कि ये किस प्रकार से चीज़ें इसमें बनाई गई हैं। ये देखिए यहाँ पर भी एक ये देखिए एक चित्र संख्या 1.19 में क्या लिखा हुआ है कि बहरीन से मिली गोलाकार फारस की खाड़ी, ठीक है, फारस की खाड़ी यानी कि ईरान, ठीक है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ईरान, ठीक है। इस तरह से आप लोग पुस्तक है ना, तो पुस्तक में अगर आप लोग लिखते चलेंगे ना तो वो चीज़ें जो हैं, आप जब कभी पुस्तक खोलेंगे तो आप लोगों को नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी में आपकी जो चीज़ें हैं वो आप लोग उसको नोट्स नहीं बना पाएंगे। सिर्फ हम आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि एनसीईआरटी किस तरह से बात कर रही है।
ठीक है। और एनसीईआरटी आप लोगों को बताती है कि वहाँ पर जो चीज़ें घटित हुई, घटनाओं को वो सिर्फ बताती है, ठीक है। वहाँ पर एक सोचने समझने का क्षमता का विकास करती है कि आप उसको सोचिए कि वहाँ पर किस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही थी, और उसको आप वर्तमान समय से कनेक्ट करके देखिए कि वर्तमान में भी उस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये बहरीन में मिले गोलाकार फारस की खाड़ी प्रकार की मुहर पर कभी कभी हड़प्पाई चित्र मिलते हैं। रोचक तथ्य यह है कि यह दिलमुन के स्थानीय बाट हड़प्पाई मानक का अनुसरण करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए कि यहाँ पर जो ये बनाए गए हैं पीछे इसका पूंछ, और ये जो है, और यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से देखिए कि मछली का चित्र नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से विद्वानों ने अनुमान लगाया कि ये कहीं ना कहीं मछली का चित्र है, और मछली का चित्र सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी सभ्यता के मुहरों पर सबसे ज़्यादा जो चित्र अंकित किया गया था, जो चित्र बनाए गए थे सिंधु घाटी सभ्यता में, मनकों पर बनाए गए, मटकों पर बनाए गए, खाना बनाने वाले बर्तनों पर बनाए गए, वो मछली के चित्र सबसे ज़्यादा देखने को मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है। तो इस प्रकार से चीज़ें बताने का प्रयास किया जा रहा है कि बहरीन में एक फारस की खाड़ी यानी कि ईरान का मुद्रा मिला था, और उस पर जो अंकित था, जो चित्र बनाए गए थे, वो आपके हड़प्पा सभ्यता को अनुसरण कर रहे थे, ठीक है, जो बहरीन में मिला है, ठीक। तो इस प्रकार से चीज़ें देखिए कि सुदूरवर्ती देशों में इन लोगों का संपर्क स्थापित हुआ था। और यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये आपका एक मुहर है, ठीक है। ये देखिए कि कितनी लंबी मुहर बनाया गया है, एक नाव आकार की मुहर है, और यहाँ पर एक नाव भी बनाई गई है, यहाँ पर नाव देखिए, और यहाँ पर लिए पक्षियों की तरह से चित्र बनाए गए हैं, ये पक्षियों की तरह से चित्र बनाए गए हैं। और यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर ये आप एक तरह से एक प्रकार से जीव जंतु का चित्र देखने को मिला है। इसमें यहाँ पे देखिए हाथ है, इधर भी हाथ है, तो यहाँ पे इस तरह से चीज़ें देखिए कि ये एक मुहर देखने को मिला है, इतना मोटा, इतना बड़ा मुहर, और यहाँ पर नाव आकार के इसको मुहर बोला गया था, ठीक। और यहाँ पर जो देखिए कि यहाँ के बीच में एक चीज़ रखा हुआ है, और ये ऐसा माना जाता है कि ये जो चीज़ रखा हुआ है ये सामान ढोने के काम आता था, ठीक है। तो इस प्रकार से चीज़ें आप मैप को समझिए, और इस प्रकार से सोच कर देखिए कि यहाँ पर अगर नाव के चित्रों के मुहर मिल रहे हैं, यानी कि व्यापार हो रहा है, समुद्र मार्ग से व्यापार हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ें वहाँ पर देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें को देखा कि किस प्रकार से सुदूरवर्ती देशों से उन लोगों ने संपर्क बनाए, और माल प्राप्त करने की जो संबंधित नीतियाँ हैं, फिर वहाँ पर एक उपमहाद्वीप तथा उससे आगे आने वाला माल के बारे में देखा गया। यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ों को समझने का प्रयास किया गया कि किस सभ्यता संस्कृति का विकास हुआ, और यहाँ पर आप चीज़ें की देखिए कि व्यापार के तरीके किस प्रकार से एक दूसरे के संपर्क में साझ है। और यहाँ पर जो चीज़ें हैं कि जो लाजवर्द मणि हैं वहाँ पे मिल रहे हैं, फिर पत्थर जो चीज़ें वहाँ पर संसाधन मिल रहे हैं, उन चीज़ों का व्यापार किया गया, यहाँ पर मनकियों का व्यापार किया गया, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलेंगी, ठीक है। और इस चित्र को एक बार समझ कर देखिए, ये आपका जो चित्र है, कुल ये सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र हैं, और इसको आज तक पढ़ा नहीं गया, ना समझ में आया कि ये किस प्रकार से है। और सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, अब जाहिर सी बात है क्या उसको समझेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, यानी कि ये हम यहाँ से शुरू करेंगे पढ़ना और इधर आएंगे, ठीक है। यहाँ से शुरू करेंगे पढ़ना, इधर आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से, और वर्तमान समय जो आप लिखते हैं देवनागरी लिपि हिंदी, वो किस तरह से बाईं से दाईं ओर लिखना है, ठीक है। और बाईं से दाईं ओर हम पढ़ते भी हैं, ठीक। तो इस तरह से चीज़ें आप इसको एक बार सोच कर देखिए कि ये क्या है, ठीक है। आप इसको समझ कर देखिए कि ये जो लिखा गया है, ये बनाया गया है, ये किस प्रकार से किस चीज़ को प्रदर्शित करते हैं, और ये सिंधु घाटी सभ्यता की, इसको एक बार समझ कर देखिए। और हम आगे वाला जो चैप्टर है उसको हम पढ़ेंगे कि मुहरे लिपि तथा बाट, ठीक है, मुहरे लिपि तथा बाट के बारे में। और यहाँ पर ही आप लोगों का आखिरी हेडिंग होगा, क्योंकि आगे की जो हेडिंग है वो प्राचीन सत्ता है, फिर सभ्यता का अंत है, फिर उसके बाद हड़प्पा सभ्यता की खोज है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग कल बात किया जाएगा, क्योंकि ये अलग चैप्टर हो जाएगा, ये अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए कि, और यहाँ पर आप लोगों का लगभग में 90% जो सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मुहरे लिपि तथा बाट, ठीक है। तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल देते हैं मुहरे लिपि तथा बाट, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग जो चीज़ें हैं, आप पुस्तक लेकर बैठिए और उसको समझने का प्रयास कीजिए। हम आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें एकदम सरल भाषा में समझा रहे हैं, और मैप की सहायता से समझा रहे हैं, बता रहे हैं। और जब आप पढ़ेंगे उस चीज़ को, तो वो आपको लोगों को बहुत ही ज़्यादा महत्व समझ में आएगी, एक ब्रॉड लेवल में समझ में आएगा एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी अगली हेडिंग है, मुहरे लिपि तथा बाट, ठीक है, मुहरे लिपि तथा बाट, ठीक है, लिपि तथा
बात। सबसे पहले तो हम ये इन्हीं 3 चीज़ों को समझने का प्रयास करें कि मुहरें, लिपि तथा बाँट होता क्या है। ठीक है, मुहरें। मुहरें आप जानते हैं कि मुहरों का प्रयोग इन लोगों ने मुद्रा के रूप में किया है। मुहरें आप देखें कि हमने अभी बताया कि गोलाकार भी मिला है, बेलनाकार भी मिला है, आयताकार भी मिला है। फिर उसके बाद चपटी मुहरें मिली हैं। फिर आप सेलखड़ियों का जो शंख मिलते थे, कौड़ियों का भी यहाँ पर वस्तु विनिमय के प्रणाली में मिलता है। ठीक है, तो उस प्रकार की जो मुहरें हैं, वह मुहरों के जो चित्र अंकित किए गए हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसी सभ्यता संस्कृति के बारे में जानकारी के लिए। लिपि का आप इस तरह से आप अर्थ लगा सकते हैं कि उस सभ्यता में किस प्रकार से चीज़ों को लिखा गया, किस प्रकार से चीज़ों को अंकित किया गया, किस प्रकार के चीज़ों को चित्रित किया गया था। ठीक है, लिपि से उस तरह से। ठीक, तो आप इस तरह से मान के चलिए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं, वो लोग पढ़ना लिखना तो जानते नहीं थे उस तरह से, क्योंकि वो लोगों ने जिस प्रकार से चित्रों का प्रयोग किया है, रंगों का प्रयोग किया है, उनसे इस तरह से बातें सिद्ध होती हैं कि वो लोग पढ़ना नहीं जानते थे। और जो बाट है, आप जानते हैं कि बटखरे, हमने अभी पीछे बताया था थोड़ी देर पहले कि बटखरे हो जाते थे वस्तु विनिमय प्रणाली के लिए, जो नाप तोल की चीज़ें देखने को मिल रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप लोगों को पहली चीज़ पढ़नी है, पहली चीज़ हम लोग आपको बताएंगे, तो मुहरे और मुद्रांकन। ठीक है, मुहरे और मुद्रांकन। ठीक है, ठीक, मुहरे और मुद्रांकन। ठीक, इस प्रकार सोच कर देखिए कि ये जो मुहर है, मुहरे और मुद्रांकन में चीज़ें क्या देखने को मिल सकती हैं। ठीक, तो यहाँ पर एक देखिए कि एक चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, मुद्रांकन यहाँ पर लिपि से ही संबंधित है। यहाँ पर आप देखिए कि जो मुहरें हैं, इसको एक बार देखिए, ये आप लोगों की लिपि में आ जाएगी। और जो अब तक जो पढ़ी नहीं गई यहाँ पर सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपियाँ हैं, उसको पढ़ी नहीं गई हैं, तो इसको जो पढ़ने का जो वैज्ञानिक नाम है, उसको बाउस्ट्रेफेंड्रम बोला जाता है। बाउस्ट्रेफेंडम, बाउस्ट्रेफेंदम। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? बाउस्ट्रेफेंदम। जिस विधि के द्वारा इसको पढ़ा जाता है, बाउस्ट्रेफेंदम बोला जाता है। ठीक है, लेकिन अभी तक यह चीज़ें पढ़ने को नहीं समझ में आया। यह एक सूचना पट है। ठीक है, यह सूचना पट है। ठीक है, ये सूचना पट है कि अब इसको बताइए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। कि एक मान लीजिए कि कहीं घर पर आगे लिखने को मिला था, देखने को मिला था, तो यहाँ पर सूचना पट पर देखने को मिला है। अब मुहरे और मुद्रांकन का भी इस तरह से मुहर देखिए, ये मुहर है। ठीक है, मुहरे या जो मुद्रांकन है, इस प्रकार से देखिए। मुद्रांकन का यहाँ से अर्थ अब इस तरह से लगाइए कि कोई जो व्यापार की चीज़ें हैं, ठीक है, कोई मेसोपोटामिया से हड़प्पा सभ्यता में आ रहा है, तो हड़प्पा सभ्यता में वो लोग क्या करते थे कि वो अपने जो जिसमें सामान रखते थे, तो उस पर वो अपना मुहर लगाते थे। मुहर लगाते थे और उस पर जो मुहर लगाते थे, तो वो मुद्रांकन उसमें लग जाता था। ठीक है, यहाँ पर एक देखिए कि यहाँ पर एक मुद्रांकन का चित्र देखने को मिल रहा है। ये आपका एक मुद्रांकन है कि ये अब बताता है कि हम कहाँ से आए हैं और किसके द्वारा भेजे गए हैं। और यहाँ पर वहाँ की जो पता भी वहाँ का दिखाता था। आप इस तरह से मान के चलिए कि जो मुद्रांकन का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर चीज़ों को भेजने के लिए किया गया। जैसे वर्तमान समय में कोई पार्सल आता है, वहाँ पर वो चीज़ें देखने को मिल रही थी, तो उस तरह से मुद्रांकन का यहाँ पर प्रयोग पार्सल के रूप में किया जा रहा था। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें देखिए। और यहाँ पर जो मुहरे का प्रयोग किया गया है, जो मुहरे हैं, वहाँ पर जो मुहरे का जो प्रयोग किया गया था मुद्रांकन में, वो आपका पर्सनल मुहर था। एक आपका किसी व्यक्ति हो गया, मान के चलिए कोई धनवान व्यक्ति है, कोई व्यापारी हो गया, तो उसको आप लोग अपना, जैसे कि स्टाम्प लगाते थे, स्टाम्प लगाया जाता है वर्तमान समय में, तो उस समय वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में वहाँ पर मुहरें लगाया जाता था। ठीक है, मुहर जैसे माना कहा जाता है ना कि अपनी मुहर लगा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो जब मुहर लग जाता था तो वो चीज़ उसके लिए संरक्षित हो जाती थी कि उसको कहाँ जाना है, कहाँ से आया है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि ये आपका रोपड़ से मिला एक मुद्रांकन है। ये आपका कहाँ से मिला है? रोपड़ से मिला है। और रोपड़ कहाँ है? रोपड़ आपका पंजाब में पड़ता है। ठीक है, रोपड़ आपका पंजाब में पड़ता है। ये रोपड़ से मिला हुआ मुद्रांकन है। ठीक, तो आप इसको इस तरह से सोचिए कि वहाँ पर जो चीज़ें हैं कि पार्सल का भी आदान प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, इतने बड़े पैमाने पर वो सभ्यता विकसित हुई थी कि वहाँ पर वो चीज़ें देखने को मिल रही थी। और आप देखिए कि एक रहस्यमयी लिपि। ठीक है, यहाँ पर दूसरी चीज़ हम लिख दे रहे हैं, एक रहस्यमयी लिपि। ठीक है, यहाँ पर है एक रहस्यमयी लिपि।
रहस्यमयी लिपि। ठीक है, तो एक रहस्यमयी लिपि जो है, अब उस तरह से समझ के देखिए, हमने अभी आपको दिखाया कि ये देखिए, ये जो लिपियाँ हैं, इस तरह से देखिए कि ये लिपि है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की दाईं से बाईं ओर लिखी जाने वाली। तो इस तरह से आप देखिए कि किस तरह से ये चीज़ें बनाई गई हैं कि ये एक सूचना पट है कि ये किस प्रकार का सूचना दे रहा है, और ये चीज़ें जो है अगर सूचना दे रहा है तो उसका प्रयोग किस किस चीज़ के लिए किया गया होगा। ठीक है, तो ये सोचने वाली बात है। और सिंधु घाटी सभ्यता में जो बहुत लंबे, सबसे लंबा जो अभिलेख मिला है वो उसमें 26 अक्षर हैं। ठीक है, सबसे लंबे अभिलेख में सिंधु घाटी सभ्यता के जो इस तरह से मिले हैं सूचना पट में, इसको अभिलेख मान लिए, तो उसमें कुल कितने अक्षर हैं? 26 अक्षर देखने को मिले थे। ठीक, इसमें गिनकर देखिए कितने अक्षर हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 और 9। ठीक है, तो इसमें 9 अक्षर हैं, यहाँ पर 9 अक्षर देखने को मिला है। और इसी तरह से सबसे लंबा जो मिला है जिसमें 26 अक्षर सिर्फ हैं, 26 चिन्ह जो देखने को मिल रहे हैं, सबसे बड़ा वही है। ठीक है, और कुल सभ्यता, इस हड़प्पा सभ्यता में जितने भी अक्षर पाए गए हैं, जितने भी चिन्ह पाए गए हैं, वो कुल 375 से 400 के बीच में लगभग में है। ये डाटा पुराना है, दोनों डाटा पुराना है, लेकिन जो सबसे बड़ा अभिलेख है इसको आप लोग लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा कि 26 चिन्ह वाले सबसे बड़ा अभिलेख यहाँ पर पाया गया है। और जो डाटा दिया गया 375 से 400 के बीच में जो अक्षर चिन्ह पाए गए हैं, ये डाटा थोड़ा पुराना है। और इस तरह से आप देखेंगे कि वर्तमान समय में जितनी चीज़ें खोजी गई हैं, उन चीज़ों को अगर वहाँ पर भी कुछ चीज़ें इस तरह से मिली हैं तो वो डाटा इसमें आकर जुड़ जाएगा। तो इस तरह से चीज़ें आप लोगों को समझनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी डाटा प्राचीन काल का है, कोई संख्या दे रहा है, तब उसको थोड़ा सा नेगलेक्ट ही करिए, क्योंकि वो डाटा कभी पूछेगा भी नहीं, सिर्फ आप लोगों को एक जानकारी के रूप में रहेगा कि ये लगभग में इतना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से चीज़ें देखिए कि वो किस प्रकार से चीज़ों का प्रयोग कर रहे थे। ये सूचना पट हो गया, फिर कुछ लिखने का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें 26 अक्षर लिख दिए, और उसी तरह से 8-10 बना दिए, तो कुल मिलाकर 325 से लेकर 400 के बीच में अक्षर पाए गए थे। ठीक है, और उनका जो प्रयोग किया गया था किस प्रकार से किया गया था कि मुहरे के तांबे के औजार बनाए गए थे, तांबे के औजार मुहरे बनाए गए, तांबे के औजार से बनाए गए, मर्तबनों के आवट से बनाए गए, तांबे तथा मिट्टी के लघु पट्टिकाएँ हैं, फिर आभूषण हैं, अस्थि हैं, अस्थि छड़े हैं, और यहाँ तक कि एक प्राचीन सूचना पट है। इन सभी चीज़ों पर देखेंगे कि इन सभी चीज़ों में जो चीज़ें देखने को मिली थी, यहाँ पर कुल जितने अक्षर मिले हैं वो आपका 375 से लेकर लगभग में 400 का है। ठीक है, जिसे आज तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक, तो मुहरे लिपि तथा बाट में अगर हम बाट के बारे में बात करें, वहाँ पर एक चीज़ और लिख लीजिए, बाट। ठीक है, चलिए बाट के बटखरा भी हमने आप लोगों को पीछे बताया कि जो बाट है वो कितने में आकार में था, 1, 2, 4, 8, 16, 32 और 12,080 के आकार में था। 12,800 के रूप में बटखरे देखने को मिले थे। ये आप लोगों का जो बाट है वो आपके माप तौल और विनिमय प्रणाली में देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो विनिमय प्रणाली भी वहाँ पर वो चीज़ें देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पर हम चलिए इसको अब बंद करते हैं, क्योंकि ये आप लोगों का सिंधु घाटी सभ्यता का जो चीज़ें हैं वहाँ पर वो चीज़ें ख़त्म हो गई। तो यहाँ पर हम एक चीज़ सिर्फ लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता, फिर उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में आप देखिए कि किस प्रकार से हमने आप लोगों को एक सुनियोजित विस्तृत सभ्यता के बारे में बताया, व्यापार वाणिज्य के बारे में बताया। ठीक है, तो एक सिनेरियो हम लोग आप लोगों को बता दे रहे हैं हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, जिससे आप लोगों का एक खाका खींच जाएगा दिमाग में कि आगे जो पढ़ना है वो किस प्रकार से होगा। हड़प्पा सभ्यता। ठीक, और इसका जो एनसीईआरटी समय काल निर्धारित करती है कितना है, 2600 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व से आपका ये 1900 ईसा पूर्व, 1900 ईसा पूर्व। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए कि हड़प्पा सभ्यता का हम लोग कहाँ से लेकर आए, पूरा एकदम प्राचीन काल से प्रागैतिहासिक काल से वहाँ पर डेवलप देखते देखते हम लोग आए हैं हड़प्पा सभ्यता में। और आज हम लोगों का हड़प्पा सभ्यता का 90% चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में हमने प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात किया, हड़प्पा सभ्यता के निर्धारण के बारे में बात किया, हड़प्पा सभ्यता, प्राक हड़प्पा सभ्यता, निम्न हड़प्पा सभ्यता, उच्च हड़प्पा सभ्यता के बीच के अंतर के बात किया। फिर उसके बाद हमने हड़प्पा सभ्यता में जीवन निर्वाह के तरीके की बात किया, एग्रीकल्चर, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग धंधे, शिल्प उद्योगों के बारे में बात किया, वहाँ पर किस प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग किया जा रहा था उसके बारे में बात किया। फिर वहाँ पर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जिस प्रकार से संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ उसके बारे में बात किया। फिर वहाँ पर व्यापार के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा था वो भी बात किया।
उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने बात किया है और बहुत ही व्यापक तरीके से बात किया है, बहुत ही सही तरीके से बात किया है और एकदम सरल भाषा में बात किया है। और आगे हम लोग बात करेंगे कि इस सभ्यता की खोज कैसे हुई, अंत कैसे हुआ और जो यहाँ पर जो शासन प्रशासन है वो किस प्रकार से चल रहा था। ठीक है, हमने यहाँ पर नगर नियोजन के बारे में बात किया, हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में हर एक चीज़ों के बारे में आप लोगों के सिनेरियो बता दिया है। आप लोग पुस्तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी वो आपको बहुत ही ज़्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते रहिए और यहाँ पर अपनी नॉलेज को एकदम विस्तार से बढ़ाते रहिए। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है और एनसीईआरटी जब आप पढ़ लेंगे पूरी तरह से अच्छे से समझ जाएंगे तो जो है आपको कहीं भी कोई भी अगर पुस्तक आप उठाते हैं, कहीं पर अगर डिबेट करना है कि यहाँ पर कोई कॉलेज वॉलेज में आप लोग उसमें भाग ले रहे हैं, प्राचीन काल की चीज़ों भाग ले रहे हैं, तो उन पर चीज़ों पर आप डिबेट बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकेंगे। ठीक है, और समझने का प्रयास कीजिए कि एनसीईआरटी जो है आप लोगों के क्रमिक विकास के बारे में बताती है और वहाँ पर जो चीज़ें देखने को मिले वो आपको सोचने समझने की क्षमता का विकास करने का प्रयास करती है। ठीक है, कि आप सोचिए कि वहाँ पर चीज़ें जो किस प्रकार से घटित हुई थी। हमने आपको एनसीईआरटी को एकदम सरल तरीके से बताया और अब 3 लेक्चर में आप देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता और कल के लेक्चर में आप लोगों का पूरा एकदम पहला चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। इसीलिए हमने कहा था कि थोड़े थोड़े कर हम लोग लेक्चर चलेंगे और बहुत ही व्यापक स्तर पर बड़े पैमाने पर विस्तार से समझने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह लेक्चर पसंद आएगा और आप लोग एनसीईआरटी से पढ़ते रहिए और आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने माता पिता और परिवार का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो आप लोग इन सब चीज़ों से नोट्स बनाते रहिए और अपने पढ़ाई को एकदम बेहतरीन तरीके से करिए। ठीक है, तो चलिए यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, इसी तरह से शानदार लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।